बोले, देखो बेटा इंद्रनील, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम तुम्हारे पिता के पास जा सकते हो। धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरे पिता ने आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धन दिया था, मैं भी आपको वैसा ही कुछ धन देना चाहता हूँ। मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अभी आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए खुलकर बताइए। वैसे तो मुझे पता है कि कोई भी गुरु दक्षिणा दूं आपके लिए कमी होगी। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगूंगा, मगर वो सोने से या धन से भी बहुत मूल्यवान होगी। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं आपको जी जान से देने की कोशिश करूंगा। आपके एहसान वैसे तो कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा। देखो इंद्रनील, अब तुम राजा होने वाले हो। तुम्हारे राज्य में हर एक प्रजा सुख और शांति से रहनी चाहिए। तुम उन सब का ध्यान ऐसे रखना कि जैसे तुम ही उनकी औलाद हो। लेकिन इस एक विषय पर तुम्हें ही सोचकर निर्णय लेना होगा। तुम्हारे इसी फैसले पे तुम्हारी प्रजा सुख और संपन्न रहेगी, और फिर मैं इसे ही अपनी गुरु दक्षिणा मान लूंगा। गुरुदेव, आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मेरे राज्य का पालन सभी दूसरे राज्यों का आदर्श रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी प्रजा भी हर एक पल खुशी से जिएगी, ये वादा है मेरा। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं। तुम्हारी विजय हो। इस तरह इंद्रनील शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से अपनी राजधानी पहुंचता है। कैसे हो राजकुमार? गुरुकुल से तुम्हारा विद्याभ्यास कैसा रहा? तुम सब कुछ वहाँ से अच्छे से सीख कर आए हो ना? और हाँ, तुम्हारी युद्ध कौशल देखना है मुझे। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अत्यंत सफल रहा है पिताजी। अब से मैं हर एक दिन युद्ध कौशल की साधना करूंगा। अच्छी बात है। देखो राजकुमार, इस वक्त अब तुम राज्य पालन के योग्य बन गए हो, समझ में आया तुम्हें? तो मैं अब आराम करना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम तैयार हो ना? पिताजी, आपके बाद मैं सीधा ही राजा कैसे बन जाऊंगा, इसलिए मैं पहले देशाटन करना चाहता हूँ। प्रजा की जरूरतें, मांगे, हमारे पालन के बारे में उन लोगों की क्या राय है, हमारे राजपाट से सारी प्रजा सुखी है भी या नहीं, ये सब बातें जानना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, तुम जरूर जाकर आना वहाँ पर। अगर राजा होने से पहले तुम राज्य में भ्रमण करना चाहते हो तो जाकर आ सकते हो। अगर चाहो तो मंत्री राजकुमार को भी साथ लेकर जाना। नहीं पिताजी, देशाटन के लिए मैं गुप्त रूप से अकेले जाना चाहता हूँ। मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर ये बात शत्रु राज्य को पता चल गई तो संकट हो सकता है। वो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेंगे। अगर इतना डरूंगा तो आपके जैसे राजा कैसे बन पाऊंगा। मेरी प्राण रक्षा के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर सच में कोई शत्रु सामने आया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखा के भेजूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना आत्मविश्वास है तो जाकर आओ। तुमने मन बना लिया है तो मेरा मना करने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद पिताजी, कल ही मैं राज यात्रा पे निकल जाऊंगा। इसके अगले दिन युवराज इंद्रनील अपने पास कुछ धन लेकर सामान्य प्रजा के वेशभूषे में यात्रा के लिए निकल पड़े। उस राज्य में उदयगिरी नाम का एक गांव है। परशुराम उस गांव का मुखिया है। वो अगल बगल के गांव में राजा के लिए लगान वसूलने का काम करता है। एक दिन की बात है। क्या रे, सबके सब किसानों की फसल अच्छी हुई है ना? धान को बोरियों में भर दिया है ना? अब चुपचाप से एक एक करके आधी फसल को लगान के रूप में चुकाते जाओ। मुखिया जी, ये कैसा अन्याय? आधी फसल तो हम आपको दे ही चुके हैं, तो अब हम क्या ही खाएंगे और क्या ही बेचेंगे? मेहरबानी करके हमारे बारे में भी सोचिए। अगर हम सब कुछ आपको दे देंगे तो हम और हमारा परिवार क्या ही खाएंगे? हम सब आपसे यही विनती कर रहे हैं। क्या रे दुर्गा, क्या बोल रहा है तू? मेरे सामने जबान चला रहा है, गांव के लोगों को भड़का रहा है क्या? अगर कुछ करना है या बगावत करने का इरादा है तो पहले ही बता दे। ऐसा कुछ भी नहीं है मुखिया जी। राजा जी को देने के लिए लगान हमारे पास 1 बोरी अनाज है, लेकिन आप तो हमसे 5 बोरी अनाज ले रहे हो। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, आपके आने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो सोचे हमारे बारे में मुखिया जी। क्या रे, आज अचानक तुम लोगों को ये बात कैसे याद आ गई? कोड़े खाने का इरादा है भीम? इसको 4 कोड़े लगाना, तो ये ऐसे नहीं मानने वाला, तभी अकल ठिकाने आएगी। सब लोग चुपचाप लगान दे दो। किसी ने कुछ बोला तो उसका भी हाल गर्दन जैसा होगा। सब लोग बहरे बन के क्यों खड़े हो? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बार बार आके तुम लोगों को ये बात समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे? क्या मुसीबत है? जाके उस बैलगाड़ी में लगान की बोरियां डाल दो, कोई मुसीबत नहीं होगी, समझे तुम? चुपचाप लगान तो देना ही पड़ेगा ना। इसके बाद गांव वाले फसल की बोरियों को मुखिया की बैलगाड़ी में रख देते हैं। आज तो बैलगाड़ी भर गई है, मैं कल भी लगान वसूल करने के लिए आऊंगा। जो कुछ भी बचा है वो दे देना, नहीं तो सब लोग जानते ही है, गर्दन वाला हाल सब लोगों का कर दूंगा। मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। हर साल आधी फसल मुखिया जी खा जाते हैं, तो इतनी मेहनत करके खेती करने का क्या फायदा है हम लोगों को? हमारी रक्षा करने वाला मुखिया ही हमें लूट रहे हैं, तो अब हमारा मुखिया ही हमें लूटेगा तो हम किसके आगे जाके हमारी फरियाद करेंगे? बताइए तो जरा। अब बोलने से क्या ही लाभ है? ये सब बातें मुखिया जी के सामने बोलनी चाहिए ना। आप सब लोग डरपोक हैं और डरपोक ही रहेंगे। खाली पीली क्यों अपनी समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे? अरे बाप रे,
कौड़े बहुत भारी पड़े हैं, वैद्य के पास ले चलूं क्या गोवर्धन तुझे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, समझे। जितनी बोरियां बची है बांध लो और सब लोग अपने अपने घर जाओ। इसके बाद गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके अगले दिन युवराज इंद्रनील चलते चलते सफर करते हुए उसी गांव में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग चौपाल में ही रहते हैं। नमस्ते काका, मेरा नाम इंद्रनील है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूरा करके ही राज्य की यात्रा पर निकला हूँ। घूमते घूमते आपके गांव आया। यहाँ के लोगों की बोलचाल, रहन सहन के तौर तरीके जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कृपा करके आप गांव के बारे में कुछ बताइए। यही कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, क्या करते हैं। और कुछ काम नहीं है क्या? सब जानने के लिए हमारा ही गांव मिला था क्या? जीना हराम कर रखा है हमारे गांव के मुखिया ने। अब क्या बताएं, इस गांव में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर आपको कुछ सहायता चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं सहायता करूंगा आपकी। आखिर बात क्या है मुझे बताइए। तुम क्या कर सकते हो? ये लो, तुम भी गोवर्धन की तरह 4-5 कौड़े खा लो। हमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, यही हमारी सहायता है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम राधे श्याम? और बोलने से क्या ही जाएगा है? जो कुछ भी पूछ रहे हैं सही से बता देना। गोवर्धन और राधे श्याम से युवराज इंद्रनील को सब कुछ पता चल जाता है। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। लगान वसूल के नाम पर इतनी बुरी तरह कोई लूटता है क्या गांव वालों को? आप एक काम करो, कल जैसे वो मुखिया लगान वसूल के लिए आए ना, जैसा मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसा करना। मुझे एक आप बात बताइए, आपके गांव में कितने नौजवान हैं? आपको बता दूं कि इस मुखिया के अधीन में पूरे 5 गांव आते हैं। कुल मिलाकर इन 5 गाँव में कम से कम 25-30 नौजवान होंगे। लेकिन क्या करें, सब के सब लोग खेती बाड़ी करने वाले ही हैं। तो फिर आप जाकर एक काम करिए, उन सब लोगों की गांव में चौपाल बुलाइए दोपहर तक। युवराज इंद्रनील के कहने पर वो दोनों गांव के सभी नौजवानों को चौपाल में दोपहर को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद गांव में इतने नौजवान भरे पड़े हैं, फिर भी गांव की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अरे उस मुखिया के पास तो सिर्फ 5-6 वस्ताद ही है ना, उन लोगों से तुम लोग डर रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और कुछ नहीं है। आप लोगों को डर को छोड़कर गांव की बागडोर आपके हाथों में लेनी ही होगी। हम में उतनी हिम्मत नहीं है, वो मुखिया एक राजद्रोही है। हमें तो बोलने से भी डर लगता है, अगर हमने उसको कुछ बोल दिया तो वो राजद्रोह कर देगा, इसलिए हम उसे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। सबको बता दूं कि ऐसे नीच आदमी को गांव का मुखिया बनने का कोई हक नहीं है। आप लोग बेशक उसका सामना कर सकते हो, वो हरगिज राजधिकार नहीं है। अगर राजा की तरफ से कोई तकलीफ आएगी वो सब कुछ मैं देख लूंगा। मैंने जैसा कहा है वैसा करो। इस तरह गांव के सभी नौजवानों को इकट्ठा करके मुखिया का सामना करने के लिए युवराज इंद्रनील सबको राजी कर लेते हैं और सभी तैयार हो जाते हैं। उसके अगले दिन मुखिया लगान वसूल करने फिर से आता है। क्या रे, जल्दी जल्दी अपना लगान भर दो। मुझे क्या देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो क्या? हम लोग उतना लगा नहीं देंगे, केवल एक ही बोरी देने के लिए तैयार है हम। आधे फसल तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं, समझे? अगर उतनी लेकर जानी है तो लेके जाओ, वरना खाली हाथ चले जाओ यहाँ से। क्या रे, आज क्या हो गया तुझे? कल उस गोवर्धन का हाल नहीं देखा था क्या तूने? तुझे भी 4 कोड़े लगवा दूंगा अभी। चुपचाप से लगान की बोरियां बैलगाड़ी में डाल दे। अगर तुम चुपचाप अभी यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें कोड़े मार कर यहाँ से धक्के मार कर निकालेंगे हम। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सब लोगों को कोड़े लगाकर बोरियां उठाकर बैलगाड़ी में डाल दो। इसके बाद गांव के सभी नौजवानों और मुखिया के पहलवानों में झगड़ा हो जाता है और गांव वाले उन पहलवानों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वे सभी के सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। उन लोगों के पराक्रम को देखकर सभी नौजवान वहां से भाग जाते हैं और कुछ डंडे खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। लगता है बच्चे से समझ आया। सही कहा ना? मुझे तुम लोगों में कुछ पतला पतला लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तो सब लोग चुपचाप से लगान वसूल कर रहे थे, आज इतना जोश कहाँ से आ गया? मेरी वजह से। आज से तुम्हारी करतूतें बंद हो जाएंगी। यहाँ के लोग तुम्हें अब से कभी भी लगान नाम की चीज नहीं देंगे। ओहो, तो तुम ही हो बरखुरदार आदमी, है ना? जरा आगे आके अपनी शक्ल दिखाओ। बड़ा आया जोश भरने वाला। तू इस गांव का नहीं है ना, तो अच्छा रहेगा कि इस गांव के मामले में दखल अंदाजी मत कर। गांव के सभी किसान चुपचाप लगान की बोरियों को बैलगाड़ी में डाल देते हैं। क्या रे, तुम सब लोग अपने आप को क्या समझ रहे हो? सबको योद्धा बनने का शौक चढ़ गया क्या? अपने आप को सब बलवान समझने लगे हो? तुम जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अब राजधानी जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम ये गांव छोड़कर चले जाना, ठीक है? नहीं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ देना। तुम सब लोगों को भी चेतावनी है, अगर ये यहाँ दोबारा दिखाई दिया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सब बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। क्यों आप उसकी बातों में आ गए थे? अब देखो, ये तो पूरी तरह बेहोश हो गया है। ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि जिंदा है या मर गया। किसी भी अनजान आदमी की बातों में आकर कोई ऐसा करता है क्या? चिंता मत करिए, पहले इसको गांव की वेधशाला लेकर जाएंगे। वैसे इस गांव में वेधशाला कहाँ है? इस गांव में तो कोई वेधशाला नहीं है। अगर वेधशाला जाना है तो यहाँ से 5 कोस दूर जाना है, समझ गए तुम? ठीक है, मैं इस नौजवान को अपने कंधे पर वेधशाला लेकर जाऊंगा। आप लोग चिंता मत करो।
इसके बाद युवराज इंद्रनील उस नौजवान को अपने कंधे पर उठाकर 5 कोस दूर वैद्यशाला लेकर जाते हैं। वहाँ अच्छी सी वैद्य सेवा करवाकर उसको बचाते हैं। इतने में गांव में देखो गांव वालों, किसी दूसरे आदमी के कहने पर हम सब लोग मुखिया जी के शत्रु बन गए हैं। अब से हम उसे गांव में घुसने ही नहीं देंगे, नहीं तो मुखिया जी इस बार हमें सचमुच का जान से मार देंगे। हाँ, तुम जो कह रहे हो उस बात से मैं भी सहमत हूँ। अगर वो दोबारा आदमी इस गांव में दिखा तो हम पर टूट पड़ेगा, इसलिए उस आदमी का इस गांव में आना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। इसी बीच युवराज इंद्रनील उस नौजवान के साथ गांव में आते हैं। उन्हें देखकर सब देखो भैया, तुम अभी के अभी गांव छोड़कर चले जाओ। तुम यहाँ हो, अगर ये बात मुखिया जी को पता चली तो हमें जान से मार देंगे, इसलिए तुम अभी निकल जाओ। आप लोग डरिए मत, इस समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं जो कहता हूँ वैसा करना। फिर से कुछ और कहने वाले हो? तुमने हम सब लोगों को भिड़का के मुखिया को गांव का दुश्मन बना दिया है। देखो भाई, इन सब आदमियों की हालत देखो। मुखिया के पहलवानों से बाहर खाकर इन सब की हालत ऐसी हो गई है। वो जब पहलवान हमारे लोगों को मार रहे थे ना, तब तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इन लोगों को बचाने के लिए तुमने एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाया था। अब फिर से क्या कर रहे हो? बगावत करके फिर से हम लोगों को भड़काना चाहते हो मुखिया के खिलाफ। ये मेरी समस्या नहीं है, तुम गांव वालों की समस्या है। ये उस मुखिया से निपटने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, मेरी नहीं। इसीलिए मैंने इस गांव के नौजवानों को मुखिया के साथ लड़ने के लिए कहा था, और कुछ नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में और ज्यादा समस्याएं बढ़ चुकी है। देखो, डरो मत, मैं एक योद्धा हूँ और युद्ध में कौशल हूँ। यकीन करो, मैं अकेला ही 100 के बराबर हूँ, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इस समस्या से तुम लोगों को अपने आप लड़ना है। तुम लोगों को इस आपदा से जीतना होगा। ये तुम्हारी आदत बननी चाहिए। तुम लोगों के पास ताकत तो है पर हिम्मत नहीं है। सिर्फ खेती बाड़ी करना जानते हो और कुछ नहीं। हम लोग तो किसान हैं, हमने खेती बाड़ी ही की है। हमें ये सब सिखाने वाला कौन है, बताइए तो। यही तुम सब लोगों की कमजोरी है। इसी का वो मुखिया फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो तुम पे जुल्म कर रहा है। लेकिन अब उसे और मौका मत दो। मैं तुम सब लोगों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा। मुखिया के लौटने में अभी भी पूरा 1 हफ्ता बाकी है। आप लोग चिंता मत करो, इतने में आप सब लोग नौजवान युद्ध कौशल सीख सकते हो। तुम पे भरोसा रखकर वो लोग एक बार मार खा चुके हैं। अगर इस बार योजना खराब हो गई तुम्हारी, तो वो मुखिया हमें जीने नहीं देगा। आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए ना। अगर इस बार भी आप लोगों की शक्ति कम पड़ी तो आपातकाल में मैं लड़ने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद युवराज इंद्रनील उस गांव के सभी नौजवानों को युद्ध कलाएं सिखाते हैं। आज तुम सब लोगों ने कैसे बहादुरी दिखाई है, ठीक ऐसे ही उन लोगों से लड़ते वक्त तुम सबको बहादुरी दिखानी है। डर को छोड़कर धैर्य के साथ उन लोगों से लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। 1 हफ्ते बाद ही मुखिया फिर से गांव में लगान वसूलने आता है। क्या है रे, तुम लोग फिर से पिटने के लिए आ गए क्या? लगता है तुम लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आई। और ये क्या, इस अजनबी को अभी भी गांव में बैठा के रखा तुमने? ठीक है, अब बताता हूँ तुम्हें। अब तो बस करो मुखिया जी। पहले जो हम लोगों से गलत तरीके से जो तुमने लगान लिया है वो हमें वापस करो, नहीं तो आपके पाँव भी यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। अरे, तुम अब तक जिंदा हो। लगता है पहले तुम्हें मेरे लोगों ने अच्छे से नहीं मारा। अरे अजनबी, आखिर तूने मेरे लोगों को भड़का ही दिया, लेकिन इस बार कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, वादा करता हूँ मैं। अरे भीम, पहले इस अजनबी का काम खत्म कर। इसके बाद मुखिया के पहलवानों और गांव वालों के बीच में युद्ध होता है। गांव के नौजवान मुखिया के सभी पहलवानों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद शाबाश मेरे वीरों, शाबाश। आज तुमने अपने आप को साबित कर ही दिया। वैसे मैंने आप लोगों के साहस को पहले ही पहचान लिया था, बस उसे बाहर लाने की देरी थी। आप लोगों की हार का कारण केवल आपका डर था। अब तुम लोगों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खुद आगे बढ़ सकते हो। किसी भी आदमी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो अब इन लोगों का क्या करे? राज दरबार में जाकर पेश करे? नहीं, उससे पहले इसने जो गलत तरीके से लगान वसूल किया है वो वापस लेना है, उसके बाद पेश करना। कौन है रे तू? तेरी वजह से इन लोगों का डर गायब हो गया। मैं राजा जी से फरियाद करके तुझे कारावास भिजवा दूंगा। हाँ, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस देश का युवराज हूँ। महाराज धर्मदत्त जी का इकलौता वारिस युवराज इंद्रनील मैं ही हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद जन सामान्य का हालचाल जानने के लिए अकेले ही राज्य में गुप्त तरीके से यात्रा करने निकला हूँ, जिसकी वजह से मुझे तुम जैसे राजद्रोहियों को पहचानने का मौका मिल सकता है। अब देखो, तुम्हें और तुम्हारे पहलवानों को आजीवन का कारावास दंडन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इसी बीच राजमहल से कुछ सिपाही उस गांव में आते हैं और मुखिया को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। युवराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप खुद आकर हमारे कष्ट सुलझाएंगे। केवल आप ही नहीं, आसपास के सभी गांवों में सुरक्षा हेतु नौजवानों का दल बनाना जरूरी है और गांव के अंदर सबको एक कवच की तरह बनकर रहना है। ये सब जिम्मेदारी आप ही की है। युवराज, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी युद्ध कलाएं सिखाई। ये युद्ध कलाएं हमारे गांव की रक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। आज से आप लोगों को दवाखाना जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दवाखाने के लिए आपको कोसों दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने हर गाँव में एक वैधशाला खुलवाने का फैसला किया है। हर गांव में
एक वेधशाला होगी। गांव में कोई भी दिक्कत आए तो आप खुल के बता सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आपकी हर एक जरूरत की चीज का निर्माण जरूर होगा। अभी मुझे जाना है। अभी मुझे आसपास के सारे गांव के लोगों के पास जाके उनकी समस्या के बारे में पूछना है।